अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स की डेफिनेशन में हमेशा याद रखें कि फ़्लक्स हमेशा किसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम स्पेसिफिक एरिया इज़ नोन एज फ्लक्स। फिर अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी स्पेसिफिक एरिया में से गुजर रही हैं, तो ये उसका फ्लक्स कहलाएगा। स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। याद रखें ये एरिया नहीं है, ये एरिया वेक्टर है और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अगर एक टेबल पड़ा हुआ है तो टेबल तो हमारे पास फ्लैट पड़ा हुआ होता है, लेकिन उसका जो एरिया वेक्टर है अपवर्ड होता है, छत की तरफ होता है। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आता है। अगर इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया जाए तो ये बन जाता है ई ए कॉज ऑफ थीटा, जबकि ए कॉज ऑफ थीटा क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए है अलोंग ई, यानी प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट क्या बनता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कुछ चीज़ें तो यहाँ से आपको नज़र आ रही हैं। फर्स्ट थिंग इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेकंड थिंग एरिया वेक्टर, थर्ड थिंग एंगल बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग्स। इन तीन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। इसके अलावा दो फैक्टर्स और भी हैं जो कि आगे जाके हमें मालूम होंगे, वो मैंने यहाँ पर पहले से बता दिए ताकि ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा बन जाएं। तो ये नेचर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड करता है और किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ये चार्ज इंक्लोज पे डिपेंड करता है कि उस क्लोज सरफेस ने कितना चार्ज अपने अंदर बंद किया हुआ है। इन चीज़ों के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा होता है। क्वेश्चन आता है कि फ़्लक्स कहाँ पर मैक्सिमम और कहाँ पर मिनिमम होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि कॉज ऑफ थीटा है तो कॉज ऑफ ज़ीरो की वैल्यू मैक्सिमम होती है। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे वहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे एक फिगर बी में आपको नज़र आ रहा है, आपकी सरफेस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो सरफेस वेक्टर या एरिया वेक्टर वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो यहाँ पर फ्लक्स आपका मैक्सिमम आ रहा है। सेकंड केस के अंदर, यानी कि जो थर्ड फिगर बनी हुई है आपके पास, इसमें देखें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एक दूसरे को पैरेलल हैं। इसका मतलब क्या है कि सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा। तो इस चीज़ को जहन नशीन कर लें, कॉज ऑफ ज़ीरो कहाँ पर आता है और कॉज ऑफ 90 कहाँ पर आता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें गलती करते हैं एंगल के अंदर। अब किसी क्लोज सरफेस के अंदर आपने अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो वो किस तरह से निकाला जा सकता है। तो किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए चंद स्टेप्स हैं जो कि जहन में रखने ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, क्लोज सरफेस होती क्या है। एक ऐसी सरफेस जो कि हर तरफ से क्लोज्ड हो वो क्लोज सरफेस कहलाती है। यहाँ पर आपको दो फिगर्स एक ही जगह पर बनी हुई नज़र आ रही हैं, एक स्फेयर और एक इरेगुलर शेप सरफेस। ये दोनों क्लोज सरफेसेस हैं। एक फुटबॉल है वो क्लोज सरफेस होती है, एक रूम है वो रूम क्लोज सरफेस है जो हर तरफ से क्लोज हो। तो किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर आपने फ्लक्स निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, उसके बीच में कोई चार्ज रखेंगे। जिस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फ्लक्स होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज इसके बीच में रख दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन से आउटवर्ड निकलेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस की बाउंड्री से भी बाहर निकलेंगी। अब चूंकि स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या है कि हर इंस्टेंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका एरिया वेक्टर, यानी इसके जितने भी एरिया वेक्टर बनेंगे उन तमाम एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। आप फुटबॉल की एग्जांपल ले सकते हैं। फुटबॉल में क्या होता है, पैचेस होते हैं। आप हर पैच के लिए अगर एरिया वेक्टर निकालें तो यू विल सी कि हर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे से डिफरेंट होती है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा और हर पैच को हम डेल्टा ए का नाम दे देंगे, यानी डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। इस तरह से हम तमाम पैचेस के लिए अलग 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 एरिया वेक्टर मालूम करेंगे। उस एरिया वेक्टर का फिर हम प्रोडक्ट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ,
डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स। तो हर पैच के लिए जितने भी पैचेस आपने कंसीडर किए थे, हर पैच के लिए अलग 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 फ्लक्स ले लेना है। आखिर में उन तमाम फ्लक्सेस को आपने ऐड करना है तो टोटल फ्लक्स निकल आएगा उस क्लोज सरफेस का। यही मैकेनिज़्म अगले पेज पे दोबारा भी रिपीट होगा, तो उसको हम दोबारा भी देखेंगे मैथमेटिकली। यहाँ पर एक बात और जो डिस्कस करने की है, बुक में भी डिस्कस हुई हुई है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और ज़ीरो कब होता है। अब इसके अंदर चार्जेस मौजूद हैं। अगर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, या फिर यूँ समझ लें इसके अंदर नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं बनिस्बत नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस के, एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर नेगेटिव व पॉजिटिव दोनों चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि आउटवर्ड निकल रही होंगी उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव आ जाएगा। सेकंड केस क्या हो सकता है कि उस क्लोज बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्जेस की मिकदार ज़्यादा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादातर इनवर्ड होंगी। इस केस में आपके पास कॉज ऑफ 180 डिग्री आएगा, और कॉज ऑफ 180 डिग्री का मतलब क्या है कि आपके पास फ्लक्स नेगेटिव आ रहा होगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस केस में फ़्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, नेट फ्लक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अब इसको ड्राइव करते हैं, फाइंड किस तरह से कर सकते हैं, मैकेनिज़्म तो हमने समझ लिया। उसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। हमने क्लोज सरफेस ले ली, क्लोज सरफेस के दरमियान में हमने क्यू चार्ज रख लिया और पूरी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, हर पैच के लिए अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करना है। सो पैच 1 के लिए जो फ्लक्स हम निकालेंगे दैट विल बी E1 डेल्टा A1। पैच 2 के लिए जो हम फ्लक्स निकालेंगे E2 डेल्टा A2। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्मली हर तरफ को निकल रही हैं, और हर पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल ही है। अब तमाम के तमाम एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन एक दूसरे से तो डिफरेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों की डायरेक्शन इस केस में सेम आ रही है। यानी यूँ समझ लें कि डेल्टा A1 के लिए जो E1 की डायरेक्शन है वो सेम है। इस तरह से ही जब हम लोग डेल्टा A2 को देखेंगे उसके लिए भी E2 की डायरेक्शन वही वाली होगी। तो हमारे पास हर केस में जो एंगल बन रहा होगा वो 0 डिग्री का होगा। पूरी स्फेरिकल सरफेस के लिए एरिया वेक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी। तो हमारे पास नेट फ्लक्स क्या बन जाएगा इस केस में, नेट फ्लक्स के लिए हम लोग इन तमाम सेपरेट फ्लक्सेस को, इंडिविजुअल फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे, तमाम के तमाम इंडिविजुअल फ्लक्सेस को, यानी कि हर वो फ्लक्स जो हमने हर पैच के लिए निकाला हुआ था। तो पैच 1 का फ्लक्स प्लस पैच 2 का फ्लक्स प्लस पैच 3 का फ्लक्स, इन तमाम फ्लक्सेस को हम ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स निकल आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि यूनिफॉर्म थी तो ई को हम लोग इस समेशन के साइन से बाहर निकाल सकते हैं। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, सम ऑफ़ ऑल द एरियाज़, और इन तमाम एरियाज़ को या इन तमाम पैचेस को अगर हम सम करते हैं तो यह क्या बन जाएगा, ये स्फीयर बन जाएगा। जैसे कि नज़र आ रहा है कि हमने एक स्फेरिकल बॉडी के ही छोटे छोटे पैचेस बनाए थे, तो जब इन तमाम पैचेस को हम सम करेंगे तो दोबारा हमारे पास स्फीयर ही बन जाएगा। नाउ एज वी नो ई क्या होता है, KQ/R²। तो हम क्या करते हैं, अपने इसी फ्लक्स के फार्मूले के अंदर, ये जो फ्लक्स का फार्मूला था इसके अंदर हम ई को रिप्लेस करते हैं KQ/R² से, यानी कि Q/4πε0R² से हमने ई को रिप्लेस कर दिया, और डेल्टा ए का जो समेशन था उसको हमने रिप्लेस कर दिया टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल सरफेस। अब स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया कितना होता है, टोटल एरिया का होता है 4πr का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया इंक्लोज बाय द स्फेरिकल सरफेस को 4πr² से रिप्लेस कर देंगे। जो कट सकता है उसको काट दिया, पीछे हमारे पास बच गया Q/ε0। तो यहाँ से क्या नज़र आ रहा है कि हमारा फ्लक्स जो है वो शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ चार्ज इंक्लोज पे डिपेंड कर रहा है और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, पेपर में एक क्वेश्चन आता भी है कि इस चीज़ को प्रूव करें कि फ्लक्स जो सा है वो शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इस फार्मूले से ये बात क्लियरली प्रूव हो रही है। अब यहाँ से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉ आता है, दैट इज़ गॉस लॉ या गॉसेस लॉ। गॉस ने क्या कहा था कि पिछली बातें हमने की वो तो सारी सिंगल चार्ज के लिए थी, कि एक स्फेरिकल बॉडी ली, उसके अंदर एक चार्ज रख दिया, उस चार्ज की वजह से हमने
जितने भी फ्लक्सेस आ रहे थे उन सारों को ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। अब अगर एक बॉडी के अंदर मल्टीपल चार्जेस मौजूद हों, बहुत सारे चार्जेस मौजूद हों, तो क्या करना पड़ेगा? पहले चार्ज के लिए फ़्लक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि पहले चार्जेस की वजह से जितने भी फ्लक्सेस हैं उन सारों को निकाल के ऐड करना पड़ेगा। इस तरह ही दूसरे चार्ज की वजह से जितने भी फ्लक्सेस आ रहे होंगे उन सारों को फाइंड करके ऐड करना होगा। इस तरह से हमें हर चार्ज के लिए अलग 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 फ़्लक्स निकालना पड़ेगा। फिर आखिर में तमाम फ्लक्सेस को ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स निकल आएगा। लंबा चौड़ा मैकेनिज़्म है, मुश्किल है, तो उसका आसान हल फाइंड करने की ज़रूरत थी। तो गॉस लॉ हमें यही आसानी देता है। गॉस कहता है कि टोटल चार्जेस को सम कर दें, यानी जितना चार्ज आपने इंक्लोज किया हुआ है उसको सम कर दें, और एप्सिलॉन नॉट से यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम या परमिटिविटी ऑफ स्पेस से इसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास टोटल फ्लक्स निकल आएगा। मैथमेटिकली देखा जाए तो हमने देखे नीचे एक फिगर बनाई हुई है, इसमें हमने मल्टीपल चार्जेस रखे। Q1 की वजह से जो फ्लक्स आप फाइंड करेंगे वो φ1 कहलाएगा। Q2 की वजह से जो फ्लक्स आप फाइंड करेंगे वो φ2 कहलाएगा। इस तरह ये जितने भी चार्जेस हैं अप टू n चार्जेस हैं उन सब की वजह से हमने फ्लक्स फाइंड कर लिए। उन तमाम फ्लक्सेस को हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया? अब फ्लक्स वन जो है वो किसके बराबर था? वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। यहाँ पर इस केस में Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। पीछे भी हमने प्रूव किया था कि फ़्लक्स क्या होता है, वो चार्ज इंक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। जब हमने एक चार्ज यहाँ पे कंसीडर किया तो क्या हो जाएगा? Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। सेकंड चार्ज के लिए इट विल बी Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट। थर्ड चार्ज के लिए इट विल बी Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, अप टू सो ऑन। इस तरह से करते जाएंगे, इन सब को सम कर देंगे। इन सारों के अंदर आपको एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिलेगा तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें और Q1 Q2 Q3 अप टू Qn को सम कर दें। ये तमाम चार्जेस मिलकर क्या बनाएंगे? एक चार्ज बनाएंगे, दैट इज़ टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। उसको हम बड़े Q से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बड़ा Q बता रहा है टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस। तो ये मैथमेटिकल शेप है गॉसेस लॉ की, विच इज शोइंग दैट कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका गॉस लॉ, उसका प्रूफ आ गया। अब इसमें एक टर्म और आपको बार बार मिलेगी, दैट इज़ गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस क्या होती है? गाउसियन सरफेस एक 3 डायमेंशनल इमेजिनरी सरफेस होती है, एक ऐसी सरफेस जो कि चार्जेस को इंक्लोज करती है। एक ऐसी सरफेस जिसके अंदर चार्जेस पड़े हुए होते हैं, उस इमेजिनरी सरफेस को हम जस्ट फॉर कैलकुलेशंस सपोज करते होते हैं। ऐसी सपोज सरफेस गाउसियन सरफेस कहलाती है। तो ये आगे जाके जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस का जिक्र आएगा, दैट्स वाई मैंने अभी से बता दिया। तो फर्दर हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए आपका होमवर्क क्या है कि जो कुछ हमने अभी तक डिस्कस किया उस सारे को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, ख़ास तौर पर गॉस लॉ को, और हमने पीछे जो चार्ज, एक सिंगल चार्ज के लिए जो फ्लक्स हमने कैलकुलेट किया था उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, लिखें और मुझे भेजें। तो मुझे अंदाज़ा हो कि आपने कितनी चीज़ें प्रिपेयर की हैं और क्या कुछ आपको समझ आया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।